हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर करने वाले हैं, द थ्री ऑर्डर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ में हम इसमें सोर्सेस भी देखेंगे, मतलब इस चैप्टर में जो भी डिटेल्स दिए गए हैं, इवेंट्स दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए हैं, उनके क्या क्या सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी हमें कौन कौन से सोर्सेस ये सारी चीज़ें पता चली हैं, वो हमें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ इस थ्री ऑर्डर के बारे में, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्यूडलिज्म के बारे में, मतलब ये जो टर्म है फ्यूडलिज्म, उसे हम समझेंगे क्या है कैसे है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे सच में जो ये चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स, कि जो थ्री ऑर्डर्स कौन से थे और फ्यूडलिज्म भी उन्हीं पे बिल्कुल रिलेटेड है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे अदर, जो भी बाकी सारी चीज़ें बचती हैं, कुछ चेंजेस हैं इन थ्री ऑर्डर्स के रिलेशनशिप में, किस तरीके से चेंजेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्राइसिस होते हैं और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर में जिन दो कंट्रीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात होगी, अगर मैं आप लोगों से कॉन्टिनेंट की बात करूं तो हमारा कॉन्टिनेंट होने वाला है यूरोप, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कंट्रीज़ की बात करूं तो फर्स्ट है फ्रांस, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा है इंग्लैंड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंट्री है इस चैप्टर में वो है फ्रांस। फ्रांस के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, क्योंकि ये बाकी सारे चैप्टर से ईजी है, इसीलिए। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यूरोप में 9th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक कौन कौन से सोशल, अब मैंने कहा सोशल, तो सोशल मतलब ये कि कौन कौन से कल्चरल, यानी कि सामाजिक, वहाँ पे किस तरीके से समाज में चेंज हुआ, रिलेशनशिप्स में किस तरीके से चेंज हुए, लोगों का आपस में क्या बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। दूसरा चीज़ इकोनॉमी का यहाँ पर मतलब है कि इकोनॉमिकली लोगों का किस तरीके से रिश्ता था, मतलब अमीर गरीब, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तीसरा चीज़ पॉलिटिकल मतलब कि उसमें कौन रूल करता था, किस पे रूल करता था, कि किन लोग की एकदम स्टेटस हाई था, किन लोग का लो रखा जाता था, किन को दबाया जाता था, किन को कौन दबाते थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ ही साथ में ये सारे चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, हमने देखा था कि रोमन अम्पायर का फॉल हो चुका था। कब फॉल हुआ रोमन अम्पायर का? देखो, रोमन अम्पायर दो पार्ट में बट चुका था 3rd सेंचुरी में, वेस्टर्न रोमन अम्पायर और ईस्टर्न। खैर, वेस्टर्न रोमन अम्पायर तो आप लोगों का ख़त्म हो चुका, खरा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ईस्टर्न रोमन अम्पायर आपका नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक रहा था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रोमन अम्पायर के ख़त्म होने के बाद, अब देखो, रोमन अम्पायर के, वेस्टर्न रोमन अम्पायर के कोलैप्स का एक कारण ये भी था कि जर्मनिक जो ट्राइब्स थी वो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से आकर कहाँ पे आने लगी थी, वेस्टर्न रोमन अम्पायर में। वो भी वेस्टर्न यूरोप में, वो भी कहाँ पर, जर्मन हो गया, इटली हो गए, स्पेन, फ्रांस, ये सारी इन सब जगहों पे वो लोग आने लगे थे। अब देखो, जब वेस्टर्न रोमन अम्पायर कोलैप्स कर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कोई भी यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स नहीं बचा जो कि इन प्रोविंसेस को, जो भी उस समय रोमन अम्पायर के प्रोविंसेस थे, उनको वो लोग बांध के रख सके, एक साथ यूनिफाई करके रख सके। तो अब जब कोई भी यूनिफाइंग पावर नहीं रही, तो आप जाहिर सी बात है कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होंगे, पावर के लिए लड़ाइयाँ होंगी कि हमें पावर दे दो, हमें पावर दे दो। वैसे भी सब पावर के भूखे रहते हैं, तो पावर हमें दे दो, हमें दे दो। इस तरीके से क्या हुआ कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए, और इसीलिए लोगों में क्या हुआ कि हमें रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज को गदर करना पड़ेगा। साथ साथ में हमारे पास जो लैंड है उसे भी हमें बचानी पड़ेगी, नहीं तो कोई और हमसे आके छीन के चला जाएगा। तो ये जो भावना होती है मन में, ये जो फीलिंग होती है कि अगर हम नहीं खुद को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, इस चक्कर में क्या हुआ कि अलग अलग खुद के यूनिफाइंग फोर्स वहाँ पर तैयार होने लगे। बच्चों, जो फ्यूडलिज्म, यही जो फोर्स तैयार हुआ, यही जो सिस्टम तैयार हुआ, इसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। अब ये फीचर क्या थे, क्या फ्यूडलिज्म के फीचर्स थे, वो लोग हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। बच्चों, जो ये रोमन अम्पायर की शुरुआत हुई थी, ये अचानक, ये जो फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई थी, ये अचानक से नहीं हुई। ये रोमन अम्पायर में पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको नाम पहचान नहीं मिली थी। लेकिन अब बहुत अच्छे से ये परफॉर्म होने लगा फ्रांस और इंग्लैंड में धीरे धीरे। क्रिश्चियनिटी जो था वो ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया था, किसके द्वारा?
कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा, कॉन्स्टेंटिनोपल जो किंग थे उनके द्वारा बनाया गया था। और रोमन अम्पायर का कोलैप्स हो गया, वेस्टर्न रोमन अम्पायर का, लेकिन क्रिश्चियनिटी उसके बाद भी एग्जिस्टेंस में रही और आज भी एग्जिस्टेंस में है। क्रिश्चियनिटी फली फूली पूरी की पूरी वहाँ तक पहुँची, वेस्टर्न रोमन अम्पायर तक, और ऑफिशियल रिलीजन बन चुकी थी। अब अगर मैं जिन 3 ऑर्डर्स के बारे में बात कर रही हूँ कि कौन से वो 3 ऑर्डर्स थे जिनके नाम पर ये चैप्टर रखा गया है। जो पहला है बच्चों आप लोगों का वो है दी क्लर्जी, सेकंड जो है आप लोगों का दी नोबिलिटी, और थर्ड जो है आप लोगों का वो है दी पीजेंट्री। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये क्लर्जी कौन थे, नोबिलिटी कौन, पीजेंट्री कौन। तो अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये क्लर्जी वो हो गए जिसमें आपका पोप आ गया, जिसमें आपका किंग आ गया, जिसमें आपका पोप आ गया, जिसमें आपका मॉन्क्स आ गए, नन आ गए, फादर्स आ गए, जो भी चर्च में काम करते हैं वो सारे क्लर्जी हो गए। और बहुत ही ये लोग, इनके पास बहुत सारे लैंड्स हुआ करते थे, बहुत लैंड को होल्ड ये लोग करते थे। और नोबिलिटी में कौन आते थे, जो लॉर्ड्स हो गए, जो अमीर लोग होते थे, जिनको किंग के द्वारा ज़मीनें दी जाती थी, जिनके पास खूब बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और काफ़ी सुकून की ज़िंदगी लोग जीते थे और किंग को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। क्योंकि किंग जो होता है वो एक अकेला पर्सन होता है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास सेना नहीं होगी। तो ये सेना का काम करते थे, सेना देने का काम करते थे कौन, नोबिलिटी। क्योंकि किंग हर एक पर्सन के, हर एक प्रजा के, मतलब प्रजा के हर एक व्यक्ति के साथ टच में नहीं रह सकता, इसीलिए नोबिलिटी सारे काम करते थे। लास्ट है आपकी पीजेंट्री, यही वो प्रजा है जिसके किंग, जो किंग होते थे। और ये पीजेंट्री में आपके कौन आ जाते हैं, जो बाकी सारे काम भी करते हों, खेती भी करते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये जो था मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज के बारे में कि इतना मैं जो आपको कह रही हूँ कहाँ से कह रही हूँ, हमारे पास क्या सोर्सेस हैं। तो बच्चों पिछले 100 सालों में यूरोपियंस जो हैं, यूरोपियन हिस्टोरियन ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे उनके पास डिटेल्स हैं पुराने टाइम की। और ऐसा इसीलिए भी उनके पास डिटेल्स है, उनके पास हिस्ट्री है। क्यों हिस्ट्री है, क्योंकि मिडेवल पीरियड से, मिडेवल पीरियड कब से कब तक है, 5th से 15th सेंचुरी तक, इस टाइम तक उनके पास बहुत सारा इनके पास सोर्सेस अवेलेबल हैं। अब सोर्सेस में भी क्या अवेलेबल है इनके पास, तो सोर्सेस में इनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको कभी भी पेपर में पूछा जाता है कि सोर्स बताओ, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो याद रखना कि बस आपको एक काम करना है, आप डॉक्यूमेंट्स लिख दो, टेक्स्ट लिख दो, इंस्क्रिप्शंस लिख दो। अब इस चैप्टर है 3 ऑर्डर्स का है, तो इसमें आपको पता है कि इसमें आप लोग को जो मेन बात करनी है वो आप लोगों का क्लर्जी से होगा। ये तो हमारे पास चर्च के इंस्क्रिप्शंस मौजूद है। अब चर्च भी क्या करते थे, डेथ्स के, बर्थ के, मैरिजेस के, इन सब के डिटेल्स रखते थे, जिससे फैमिली का क्या स्ट्रक्चर होगा, पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर था, पॉपुलेशन में किस तरीके से चेंज आया, फैमिली स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंज आया। फिर हमारे पास सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज़ हैं, जो कि कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे आज बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, उस समय पे भी जो बहुत सारी चीज़ें थी उस समय रिकॉर्ड होती थी, और उनसे हमें आज पता है कि चीज़ें किस तरीके के पीछे हुआ करती। और ये सारे सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बच्चों अब हम लोग एक स्कॉलर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक एक स्कॉलर थे जिनकी ज़िंदगी कब तक चली, 1886 से 1944 तक ये जिए। मार्क ब्लॉक एक स्कॉलर थे। स्कॉलर का मतलब होता है पंडित, जिनको कोई भी, जिनका उनका जो भी फील्ड है उसमें उनको बहुत डीप नॉलेज हो, बहुत अच्छे से उनको ज्ञान हो, उनको हम स्कॉलर कहते हैं। मार्क ब्लॉक जो थे बच्चों, इनका ये मानना था, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा मानते थे कि हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि जो आप लोगों का पुराने टाइम में जो किंग था, किंग की ये स्टेट थे, ये सारे काम होते थे, किंग ने ये फैसला लिया, सिर्फ इसके तक हिस्ट्री सीमित नहीं। उन्होंने कहा ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उन्होंने कहा कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोगों का कलेक्टिव बिहेवियर क्या था या फिर एटीट्यूड क्या था ग्रुप्स ऑफ पीपल का, लोग कैसे बिहेव करते थे, स्लेव्स का बिहेवियर कैसा था, स्लेव्स के साथ कैसे बिहेवियर, ये सारी चीज़ों पे वो जोर देते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो भाई सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई और उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने किताब में क्या लिखा, उन्होंने किताब में लिखा, उनकी किताब थी, किताब का नाम सुनो, फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल
सोसाइटी, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो कि लैंड पर बेस्ड हो। और उसमें उन्होंने कहा कि यूरोपियंस के बारे में लिखा 900 से 1300 के बीच में, पर्टिकुलरली उन्होंने फ्रेंच के बारे में लिखा कि किस तरीके से सोशल रिलेशंस में, हायरार्कीज़ में, लैंड मैनेजमेंट में, पॉपुलर जो भी कल्चर उस समय पे, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें कल्चरल, सोशल, सारी चीज़ें उन्होंने अपने बुक में इंक्लूड की, जिनका फ्यूडल सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में तो सब कुछ आ जाता है आप लोगों का, चाहे हायरार्की हो, रिलेशनशिप, सोसाइटीज़ है। उनका जो करियर था मार्क ब्लॉक का, वो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत समय तक नहीं जिए, क्योंकि नाजीज़ ने 1944 में उनको मार दिया। 1944 देखिए समझोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये टाइम पीरियड चल रहा था। तो इस वीडियो में बच्चों हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, सोर्सेस हमने देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, किसके बारे में पढ़ना हमने वो देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूडलिज्म को, मैं कब से आप लोगों को फ्यूडलिज्म कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इतनी गारंटी तो मैं आपको देती हूँ, चैप्टर ख़त्म होने तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस इतना है कि इसमें आपको हर एक डिटेल याद रखनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटे से वीडियो में आप सारी चीज़ें कवर अप कर लोगे। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों को, टर्म्स को, फैक्ट्स को, इन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।